तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिया दिल्ली वाले रेडियो टीवी की, और बात उसी चीज़ की कर लेते हैं जिसकी अब शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और बचपन की हमारी भी यादें हैं कि जैसे ही अप्रैल शुरुआत होता है तो एक खुशी भी होती है और एक गम भी होता है कि स्कूलों की छुट्टी खत्म होने वाली है। और खुशी इस बात की होती है कि अब हम प्रमोट हो गए हैं नई क्लास में। लेकिन ऐसे में बच्चों के लिए तो ये मिली जुली राय होती है, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत असमंजस की स्थिति होती है। निजी स्कूल जो कि अपनी मनमानी थोप देते हैं, नए रूल्स जहाँ पर आपको नई किताबें, नए ड्रेसेस खरीदनी होगी, और वो भी उन्हीं के स्कूलों से। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आपके बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं तो दिल्ली सरकार ने आपकी इस टेंशन का इलाज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। और दिल्ली सरकार ने क्या नया नियम बनाया है ये भी जान लीजिए। अब स्कूल वाले जो मैनेजमेंट है वो आपको फोर्स नहीं कर पाएगा, आपको दबाव नहीं डाल सकेगा कि आपको किताबें या फिर नोटबुक उसी स्कूल से खरीदनी है। यानी कि कुल मिलाकर प्रिया देखा जाए तो अभिभावक अब बाहर से भी यूनिफॉर्म तो खरीद ही सकते हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में भी बहुत ज़्यादा राहत देगा। बिल्कुल सही कहा दीपिका, पर देखने को मिलता है अब जिस तरीके से नया रूल तो आया है, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है जो प्राइवेट स्कूल है, ऑलमोस्ट स्कूल में अभी भी कहा जाता है जो आप नोटबुक्स लेते हैं वो आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेगी। पर फिलहाल जो है राहत भरी खबर सामने आई है। अगर ये चीजें अप्लाई होती है सभी प्राइवेट स्कूल पर तो अभिभावक अब इन चीजों को कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये फैसला छात्रों के माता पिता को बड़ी राहत देगा और शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि स्कूल किसी भी कंपनी की किताबें या फिर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर स्कूल ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सरकार का यहाँ पर कहना है कि ये नियम माता पिता के पैसे बचाने और उनकी सुविधा के लिए लाया गया है। पहले कई स्कूल किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल जो है कैंटीन या फिर तय दुकानों से ही खरीदने के लिए कहते थे और इससे अभिभावकों को महंगे दाम चुकाने पड़ते थे। तो बिल्कुल देखिए, अब नियम में बदलाव किया गया है। नए नियमों के बाद अब जो अभिभावक हैं वो बाजार से सस्ते दामों पर चीजें खरीद सकेंगे। सरकार ने स्कूलों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो किताबों की सूची समय से पहले जारी करें ताकि माता पिता आसानी से खरीद सकें। यूनिफॉर्म के मामले में भी सिर्फ स्कूल जो है उसे डिजाइन देनी होगी, कलर बता सकेंगे, लेकिन खरीदने की जगह नहीं तय कर सकेंगे। अब देखिए, इस फैसले से दिल्ली के हजारों निजी स्कूलों के छात्रों के माता पिता काफी खुश होंगे। और लाजमी भी है कि उन पर एक तरह से थोपा जाता था कि आपको हमारे वेंडर से चीजें खरीदनी है। अब अगर वही शर्ट 100 रुपए की, 100 में तो खैर कुछ नहीं आता है, लेकिन 1000 रुपए की अगर कोई शर्ट आ रही है तो अगर आप उनके वेंडर से खरीदते हैं तो कहते हैं ना कि कमीशन भी हो जाता है, तो वो चीज आपको जाकर कहीं 1500 रुपए में मिलेगी। तो अब ये बहुत राहत हो जाएगी उन लोगों के लिए। आप अपनी सुविधा अनुसार सिर्फ कलर और ड्रेस को देखकर आप कहीं से भी ड्रेस बनवा सकते हैं और ले सकते हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और सरकार की ओर से ये भी बताया गया है कि ये सही कदम है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी है। यानी कि कुल मिलाकर सुबह सुबह आपको ये गुड न्यूज़ मिल रही है। नए सेशन में अगर आप खरीदारी करने के लिए अभी तक सोच रहे थे कि आपको तय दुकानों से ही स्कूल के अनुसार किताबें खरीदनी होंगी, बुक खरीदनी होगी और कॉपी खरीदनी होगी, ड्रेसेस खरीदनी होगी, तो इसके लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं। और ये बेहद अच्छी बात है, क्योंकि देखने को मिलता था जो प्राइवेट स्कूल होते थे उनकी तरफ से पेरेंट्स पर बहुत दबाव बनाया जाता था कि जो नोटबुक्स आप ले रहे हैं वो स्कूल की ही नोटबुक लेनी होगी, क्योंकि देखा जाता है स्कूल के कंपेयर में जो है बाहर सस्ती मिलती है। तो पेरेंट्स सोचते थे कि बाहर से ले लो, जब कवर तो चढ़ ही जाता है। पर प्राइवेट स्कूल की तरफ से इन चीजों को लेकर जो है फोर्स किया जाता था। भी राहत भरी खबर सामने आई है। हालांकि हम देखें जो दिल्ली के पेरेंट्स हैं वो इस खबर को देखकर काफी खुश हो रहे होंगे कि अब स्कूल से जो स्कूल बैग भी लेना पड़ता था, स्कूल का नाम होता था उस पर, साथ ही नोटबुक्स लेनी होती थी, अब उससे कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स को राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब वो अपनी मर्जी से कहीं से भी यूनिफॉर्म ले सकते हैं और साथ ही नोटबुक्स भी कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पूरा जो किट लेनी होगी वो स्कूल से ही लेनी होगी, क्योंकि दीपिका पहले देखा जाता था कि हम जब स्कूल जाते थे तो हम पूरी किट लेते थे कि जो स्कूल की किट होगी उसके अंदर हमारे जो ज्योमेट्री बुक्स हो गए और साथ ही जितने भी किट के अंदर सामान होते हैं, नोटबुक्स होगी, किताबें हो गई, वो सभी चीजें होती थी। और अब देखने को मिल रहा था 3 से 4 सालों में बैग भी कंपलसरी कर दिया था स्कूल वालों ने
हमने काफी स्कूल कभी कहीं ना कहीं प्रिया इन सब चीज़ों की वजह से क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी कि कम गुणवत्ता के अनुसार की आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा दामों में मिलती हैं। तो देखिए, इसीलिए अब इस तरह के कदम न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर जगह उठाए जाने चाहिए, ताकि जो अभिभावक हैं उन्हें इस समस्या से निजात मिल सके। और ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये देखते हैं हम कि बहुत किसी के पास अगर बैग है तो ज़रूरी उस पर थोपा जाता है कि अगली नई क्लास में वो प्रमोट हो गया तो उसे बैग लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपनी सुविधा अनुसार खरीदी जा सकती हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं। और अब जो निजी स्कूल हैं उन्हें ये आदेश मानना भी चाहिए। बिल्कुल, ये तो है और मानना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि कितने स्कूलों में अप्लाई होता है। अब ये रूल तो आ गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी मुझे लगता है कि जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं लेती है। बार बार प्रेशर डाला जाता है, उसके बावजूद भी कुछ स्कूल मानते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजधानी दिल्ली के कितने प्राइवेट स्कूल जो है इस पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। अब खबर जो रहने वाली है वो रहने वाली है राजधानी चांदनी चौक में स्थित 160 साल पुराना ऐतिहासिक टाउन हॉल अब नए रूप में नजर आएगा। नगर निगम ने इस हेरिटेज इमारत को फिर से विकसित करने की योजना बना ली है। जैसे देखिए, अब ये बदला हुआ आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में तैयार किया जा सकेगा। ये टाउन हॉल साल 1861 से 1866 के बीच में बनाया गया था। अब ये हम जो साल पढ़ रहे हैं उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 160 साल पुरानी ये इमारत हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि साल 2012 तक नगर निगम का ये मुख्यालय रहा है। पिछले लगभग 14 सालों में यह इमारत खाली पड़ी हुई है और उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल में अभी कुछ दिनों पहले मैं चांदनी चौक गई थी प्रिया, तो उस वक्त मैंने ये इमारत देखी थी। वाकई में आप देखेंगे तो उसको देखने के बाद आपको ये तो लगेगा कि ये कोई बहुत पुरानी और ब्रिटिश काल की वो याद दिलाने वाली इमारत है। लेकिन जानकारी ये भी दी गई थी कि वाकई यहाँ पर एमसीडी की पूरी कार्रवाई होती थी। देखने में तो आपको इतनी बड़ी इमारत, लेकिन ये है कि खाली पड़ी हुई है वो इतना बड़ा स्पेस। तो ज़रूरी है कि अब उसकी तरफ ध्यान दिया गया है, उसे कन्वर्ट किया जाएगा और ये जनता के लिए काफ़ी सहूलियत भी रहने वाली है। बिल्कुल, अब सीधे तौर पर दीपिका आपने सही कहा, कहीं ना कहीं जनता के लिए सहूलियत तो यहाँ पर देखने को मिलेगी और उससे फिर से जनता के लिए, क्योंकि खोलने की तैयारी अब की जा रही है। आपको बता दें कि एमसीडी की योजना के अनुसार इस इमारत को अब इमर्सिव म्यूजियम और साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर में बदला जाएगा, जहां दिल्ली और साथ ही पुराने शाहजहाबाद के इतिहास को आधुनिक तकनीक के जरिए दिखाया जाएगा। और डिजिटल गैलरी की बात की जाए, यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिलेगी और इंटरएक्टिव एग्जीबिशन भी देखने को मिलेगी। ये सभी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे जो जनता है वहां पर पहुंचेगी तो इन सभी चीजों को देख सकती है, उसका अनुभव ले सकती है, किस तरीके की सांस्कृतिक चीजें होती हैं। वहां पर कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगी। ये सभी चीजें अब देखने को मिलेगी। एक बार दोबारा से रीओपन देखने को मिलेगा, तो राहत भरी खबर जो है देखने को मिलेगी। देखिए, पुरानी इमारत है, पुरानी विरासत है और इसे संजो कर रखना सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि पहले इसे नगर निगम के कार्यालय यानी एमसीडी के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जब एमसीडी को, अगर आपने उसके ऑफिस को देखा होगा, तो वहाँ पर वो दूसरी ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। और ऐसे में ज़रूरी है कि इतनी हेरिटेज इमारत को ऐसे तो खराब नहीं किया जाएगा। एक म्यूजियम में तब्दील करना एक लोगों के बीच में एक अलग ही भाव जगाता है और लोग जाते हैं क्यूरियोसिटी के साथ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की 160 साल पुरानी इमारत है, हम देखते हैं आखिर वहाँ पर क्या है। डिजिटलाइजेशन का भी देखिए इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाइडेड वॉक और हस्तशिल्प दुकानें और खाने पीने के स्टॉल भी होंगे। इससे ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन जाएगा। इस परियोजना को डेवलप, ऑपरेट, मेंटेन मॉडल पर लागू किया जाएगा और जिसमें निजी कंपनी निवेश और संचालन करेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एमसीडी मालिकाना हक अपने पास रखेगी। इससे निगम को बिना खर्च किए आय भी होगी। यानी योजना को पूरा करने के लिए भी बताया जा रहा है कि 36 महीने का समय लगेगा। अधिकारियों का मानना यह भी है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और चांदनी चौक क्षेत्र में लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। और देखा जाए दीपिका, देखे तो चांदनी चौक में वैसे भी हलचल तेज होती है और क्योंकि अभी तक शॉपिंग के लिए लोग वहां पर पहुंचते थे, अब और भी काफी सारी चीजें हैं। हालांकि चांदनी चौक जो है राजधानी दिल्ली का दिल कहा जाता है और अभी फिलहाल जो है भी म्यूजियम भी शुरू हो जाएगा, तो सीधे तौर पर और हलचल जो है अब और भी तेज बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये भी काफी अच्छी चीज है कि लोग जो है अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें देख पाएंगे। म्यूजियम में क्रिएट किया जाएगा और वहां पर सभी चीजें वहां पर दर्शाई जाएंगी, जिससे जनता जो है समझ सके आखिर ये है क्या, कितने
साल पुराना है और उन सभी चीजों को वहां पर सीधे तौर पर दर्शाया जाएगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली देश की सिर्फ राजधानी नहीं है, दिल्ली वो जगह है जो हमें आधुनिकता, संस्कृति और विरासत को संजोए हुए रखने वाली एक जगह है, जहां पर न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी अगर कोई आता है ना, तो सबसे पहले उसकी चाहत होती है कि दिल्ली जाएं, और दिल्ली में चांदनी चौक तो जरूर जाना ही जाना है। ऐसे में अगर आप चांदनी चौक जाते हैं तो वहां पर आप शॉपिंग तो जरूर करेंगे, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ अपने साथ यादों का बहुत ढेर सारा पिटारा लेके आएंगे। क्योंकि चांदनी चौक की अगर आप एक एक गली में जाएंगे ना, तो वहां पर वाकई में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने अब तक नहीं देखा हो, ना फील किया हो। और इसी से जुड़ी हुई एक ऐसी इमारत जो 160 साल पुरानी है। आज के समय में तो ऐसी चीजें बहुत ही कम बची हुई है प्रिया, जो इतनी सालों पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिले। और अब जब इसी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा म्यूजियम तैयार किया जाएगा जिसमें आपको हर एक चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। तो ये तो बात हुई बदलाव की, लेकिन अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के ताज़ा अपडेट के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक इलाके में आंधी, तेज हवाएं और बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय होने की वजह से मौसम अस्थिर बना हुआ है। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि ये जो मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है, अभी आने वाले जो है 5 दिन ऐसे ही देखने को मिलेगा। यानी कि ये 5 से 6 अप्रैल तक इस तरीके से मौसम देखने को मिलेगा। आज 2 तारीख हो गई है और मौसम विभाग की तरफ से 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच रुक रुक कर बारिश हो सकती है, ये जानकारी दी गई है। हालांकि इस बारिश से तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद अभी नहीं जताई जा रही है, यानी कि गर्मी से अभी राहत जो है सीमित ही देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि आज 2 अप्रैल है। आज के मौसम की भी बात कर लेते हैं, आज किस तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। आज अधिकतम तापमान की बात की जाए तो करीबन जो है 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और दिन में धूप रहेगी, लेकिन बीच बीच में बादल छाए हुए नजर आएंगे। हवाएं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 तारीख की हमने बात कर ली दीपिका, 3 तारीख का अपडेट भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, बात 3 अप्रैल की करें, यानी कि कल आपको किस तरह के मौसम का मिजाज देखने को मिलने वाला है, ये भी जान लीजिए। तेज हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। 3 अप्रैल को मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा, जिसमें अधिकतम तापमान आपको करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। दिन भर में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि दोपहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज झोंके चल सकते हैं। इस दौरान हल्की बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 तारीख का हाल ये रहने वाला है, लेकिन 4 तारीख भी कोई राहत भरी नहीं है। अभी 4 को भी येलो अलर्ट जारी है। ये राहत उनके लिए नहीं है जिन्हें बारिश से कोई परेशानी है, हालांकि जिन्हें बारिश अच्छी लगती है उनके लिए तो ये राहत भरी खबर है, क्योंकि देखिए 4 अप्रैल को भी IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि लोगों को सावधानी बरतने की सलाह जरूर दी गई है। अब बात कर लेते हैं दीपिका, जिस तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, आज भी जो है बादल छाए हुए नजर आएंगे और ये 5 तारीख तक इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं किन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो तेज हवाओं के दौरान जो है बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें और पेड़ों और बिजली के खंभों से भी आप दूरी बनाकर रखें। साथ ही ट्रैफिक और जाम की समस्या इस दौरान बढ़ सकती है, तो आप अपना रूट देखकर ही घर से बाहर निकले। ठीक है, ये बात तो हमने दीपिका मौसम को लेकर कर ली है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हम रोजाना इस कार्यक्रम के अंदर बात करते हैं, ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मुझे लगता है कि ट्रैफिक की समस्या बेहद आम है। रोजाना ये समस्या देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि आज कहां पर आपको जाम मिल सकता है, किन मार्गों से आपको बचना है। आश्रम चौक, यहाँ पर जो है अक्सर बहुत ज्यादा जाम देखने को मिलता है, खासकर नोएडा से आने वाले रास्ते पर। साथ ही ढोला कुआं, अब आपको बता दें कि एयरपोर्ट और गुरुग्राम की तरफ जाने वाली रोड पर ट्रैफिक स्लो रहता है। साथ ही एम्स फ्लाईओवर की बात की जाए, साउथ दिल्ली का बहुत बिजी इलाका ये माना जाता है, यहाँ पे टाइम में काफी जाम देखने को मिलता है। ITO चौराहा, ऑफिस टाइम में यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, तो थोड़ा जो पीक टाइम होता है उस टाइम पर यहाँ से बचे। तो देखिए, ये तो जगह हुई जहां पर जाम की संभावना रह सकती है, लेकिन अब आपको जाम लगने के पीछे के मुख्य कारण भी हम बता देते हैं। दरअसल ऑफिस टाइम का ज्यादा ट्रैफिक का अनुमान जताया गया है। जो ऑफिस टाइम है वो पीक आवर्स वैसे भी होते हैं। सड़क पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट भी एक बड़ी वजह है। मार्केट और स्कूल की भीड़ ये भी एक बड़ी वजह है जाम लगने के पीछे। अब किन जगहों पर आपको जाने से बचना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। आईटीओ और सेंट्रल दिल्ली के रास्ते से जाने से आपको बचना चाहिए। नोएडा से दिल्ली आने वाली एंट्री पॉइंट्स में आपको जाम मिल सकता है। गुरुग्राम दिल्ली रोड ये पीक टाइम में आपको जाम मिलेगा। अब बचने के आसान तरीके आपको बता देते हैं। सुबह जल्दी निकले या फिर रात में सफ़र करें। निकलने से पहले ये तो बहुत ज़रूरी है और ये हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अपने घर से जब भी निकल रहे हैं सबसे पहले किसी भी डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना है तो गूगल मैप पर ज़रूर चेक कर लें कि ट्रैफिक का हाल क्या है। मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर संभव हो, क्योंकि सबसे तेज रहता है। वैकल्पिक मार्ग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज देखिए हनुमान जयंती है और ऐसे में कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। देखिए जहांगीरपुरी में तो बड़े स्तर पर निकाली जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी छोटे स्तर पर आज शोभा यात्रा निकाली जानी है। तो ऐसे में दिल्ली में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए आपको आज तो थोड़ा जल्दी या फिर थोड़ा देरी से निकलना चाहिए ताकि आप पीक आवर्स में न फंसें। बिल्कुल हनुमान जयंती है तो इस अवसर पर भारी मात्रा में लोग भी पहुंचेंगे। भक्तगण मंदिरों की ओर रुख करेंगे तो ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। तो आप बचें। बात हम चांदनी चौक की कर लें या फिर हम राजीव चौक की कर लें। प्राचीन हनुमान मंदिर है तो उस पार जो है काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, तो आप उन रास्तों से बच सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नया कदम उठाया है। अब राजधानी की सड़कों पर आपको बता दें कि वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि VMS स्क्रीन लगाई जा रही है, जो लोगों को आगे के ट्रैफिक की जानकारी देगी। तो देखिए ये तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको ट्रैफिक का हाल बताया कि अगर आप किस जगह पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको ट्रैफिक की समस्या से निजात मिले इसलिए तैयारी की जा रही है। ये जो VMS स्क्रीन है ये दिल्ली की सड़कों पर लगाई जाएंगी। हालांकि अभी शुरुआत की गई है। पहले चरण में 3 जगहों पर ये स्क्रीन लगाई गई है। इस स्क्रीन को IJ एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लगाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है जो कि आगे के रास्ते में लगने वाले जाम, सड़क की स्थिति और अन्य समस्याओं की ताज़ा जानकारी आपको दिखाएगी। इससे वाहन चालकों को पहले से जो स्थिति है उसका अंदाज़ा हो सकेगा, वो अपना रास्ता बदल सकेंगे। तो देखिए ये तैयारी ट्रैफिक मैनेजमेंट की जा रही है। अभी शुरुआती चरण में 3 जगह इसका ट्रायल किया गया है और आने वाले समय में प्रिया दिल्ली की तमाम सड़कों पर आप देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि एक तो हमने जो अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले ही कि आप मैप को फॉलो करें, लेकिन मैप के साथ साथ अगर आप किस सड़क पर निकल रहे हैं और आगे ही आपको पता चल रहा है कि इस सड़क पर आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला है, तो बहुत सही होता है कि लोग दूसरा मार्ग भी ले लेते हैं, चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। तो इसी तरह आप दिल्ली की जो अलग अलग सड़कें हैं वहाँ पर आपको VMS स्क्रीन देखने को मिलेगी। VMS स्क्रीन में सब कुछ लिखा होगा कि ट्रैफिक का हाल क्या रहने वाला है, सड़क की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के अनुसार अभी 3 मोबाइल VMS स्क्रीन लगाई गई है और इसका आकार जो है लगभग 4-6 फीट का बताया जा रहा है और इन्हें जाम वाली जगहों पर लगाया जाएगा। जैसे कि जो जहां पर जाम है उसके करीबन 100 मीटर की बात की जाए तो उसके लगभग होगा, जिससे आप पता कर सके कि कौन से सड़कों पर जाम रहने वाला है, किन रास्तों से आपको बचना है और कौन से रूट आपको अपनाने हैं। इन स्क्रीन पर ट्रैफिक अपडेट के साथ साथ सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेश भी दिखाए जाएंगे, जैसे कि अपने वाहन को आप जो है उसकी रफ्तार को थोड़ा धीमे रखें। और साथ ही आपको बता दें कि इस पहल का जो मकसद रहने वाला है लोगों का समय और ईंधन दोनों बचाना है। अक्सर लोग बिना जानकारी के जाम में फंस जाते हैं और जिससे परेशानी भी बढ़ जाती है, घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। और अब इन स्क्रीन की मदद से लोग पहले ही सावधान हो जाएंगे कि इन सड़कों पर जो है जाम रहने वाला है, हमें इन सड़कों से बचना है और इसकी जगह हमें कौन सा रूट अपनाना है जिससे वो घंटों जाम में ना फंसे। इसके अलावा जो है ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने अतिक्रमण पर भी सीधे तौर पर कार्रवाई की है। बिल्कुल। तो देखिए ये तो बात हुई कि किस तरह से आपको ट्रैफिक से निजात दिलाना है और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये तैयारी की जा रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली वालों के मतलब की। अगर आप भी सपना देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में शामिल होने का तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। थम जाइए और इस खबर को पूरा विस्तार से सुनिए। दिल्ली पुलिस में दरअसल स्टाफ की कमी का मुद्दा सामने आया है।
सरकार ने खुद संसद में माना है कि काफी पद खाली पड़े हैं। अब ये कितनी बड़ी समस्या है ये भी आपको बता देते हैं। सोचिए कि करीब 97,000 पद खाली हैं, लेकिन उनमें से 14,000 से ज्यादा पद बताया जा रहा है कि 97,000 पद हैं, लेकिन उसमें से 14,000 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। मतलब हर 7 में से लगभग 1 पोस्ट खाली है। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है कि एसीपी लेवल की 44% कमी नीचे के लेवल यानी कांस्टेबल इंस्पेक्टर पर लगभग 14% की कमी बताई जा रही है। आप सोचिए एसीपी लेवल में 44% और उसके नीचे अगर हम बात कर रहे हैं तो 14% की कमी बताई जा रही है। यानी सिर्फ नीचे नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों की भी भारी कमी है। इसका क्या असर पड़ सकता है अब ये भी आपको बता देते हैं। अब जरा लॉजिकली सोचिए कि कम पुलिस बल अगर है तो वर्कलोड ज़्यादा होगा, और वर्कलोड ज़्यादा होता है तो इसका जो रिस्पांस हो सकता है वो स्लो हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन पर भी इसका असर पड़ सकता है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी इसका पूरा असर पड़ सकता है। और यही वजह होती है कि कई बार जो हम सुनते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण भी इसे माना जा सकता है। बिल्कुल दीपिका, और देखिए खास तौर पर देखा जाए एसीपी जैसे सीनियर पदों पर जो है इतनी भर्तियां खाली पड़ी हुई है, इतनी पोस्ट खाली हैं, और ये काफी सीरियस इशू है मुझे लगता है, क्योंकि वही प्लानिंग और साथ ही सुपरविजन संभालते हैं। और सरकार यहाँ पर क्या कह रही है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप जान लीजिए। कहा जा रहा है कि हर थाने में पर्याप्त स्टाफ है और पूरे रिसोर्सेज हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। साइबर पुलिस स्टेशन और साथ ही पेट्रोलिंग जैसी चीजें काम कर रही है अपना, मतलब सरकार का यहाँ पर कहना है कि सिस्टम चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब असली सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से इस पर कार्य किया जाएगा, किस तरीके से डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अगर इतनी वैकेंसी है तो क्या ग्राउंड रियलिटी में असर नहीं पड़ेगा? क्या टेक्नोलॉजी, साइबर यूनिट आदि और मैन पावर की कमी पूरी कर सकते हैं? क्योंकि इतनी कमी, अब देखने वाली बात ये होगी इस पर किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं। और फिलहाल दीपिका इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर आज आप अपनी गाड़ी को लेकर फ्यूल स्टेशन का रुख कर रहे हैं तो रुकिए जरा, पहले कीमतें कितनी मिलने वाली हैं आपको ये जान लीजिए। दिल्ली में अगर हम बात करें पेट्रोल की तो 94.77 रुपए पर लीटर है। डीजल की अगर हम बात करें तो 87.67 रुपए पर लीटर है। और सीएनजी की बात करें तो 77.09 रुपए प्रति किलोग्राम आपको रेट मिलने वाले हैं। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88.00 पर लीटर, साथ ही सीएनजी की बात की जाए तो 25.70 पर केजी रहने वाली है। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत रहने वाली है 95.36 पर लीटर, साथ ही डीजल की कीमत लगभग 88.09 पर लीटर, साथ ही सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी की कीमत रहने वाली है 82.12 पर केजी। तो ये दाम आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तीनों के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए अगर आप इन जगहों पर जाते हैं, चाहे दिल्ली पर जाएं या फिर नोएडा या फिर गुरुग्राम का रुख करते हैं, तो आपको फ्यूल के प्राइसेस मिलने वाले हैं। पेट्रोल के आप जरा प्राइसेस एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में कितना 94.77 रुपए पर लीटर मिलेगा आपको। नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में 94.74 रुपए पर लीटर मिलेगा और गुरुग्राम में 95.36 रुपए पर लीटर मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डीजल की तो डीजल के भी दामों पर अगर नज़र डालते हैं तो आपको सबसे अगर किफ़ायती और अफोर्डेबल अगर आप डीजल भरवाते हैं तो वहाँ पर देखिए 1 रुपये का अंतर आपको मिलेगा नोएडा और गुरुग्राम में एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। और इसके अलावा अगर हम बात करें सीएनजी तो सीएनजी का अगर आप रुख कर रहे हैं भरवाने का और अगर आपकी दिल्ली जाने की प्लानिंग है तो ज़रूर आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीएनजी दिल्ली में ही भरवाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नोएडा और गुरुग्राम के मुकाबले दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जहां नोएडा में देखिए 85.70 रुपये प्रति किलो है, वहीं पे अगर आप दिल्ली के दाम देखेंगे तो 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिल्ली में देखने को मिल सकता है सीएनजी के दामों में। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी सीएनजी से चलती है और अगर आपका प्लान दिल्ली जाने का है तो आप ज़रूर हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीएनजी दिल्ली से ही भरवाएं। दीपिका, आप इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और सोने चांदी की मुझे लगता है सभी के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि दाम घटे हैं, बढ़े हैं। अब ये भी कीमतें अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कितना उछाल या कितनी गिरावट दामों में देखने को मिली है। तो सोने के भाव की बात की जाए तो 1,49,670 पर 10 ग्राम बना हुआ है। चांदी के भाव की बात की जाए तो 2,50,000 पर केजी बना हुआ है। तो ये सोने चांदी के दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये दाम लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी ये दाम गिर रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। अब सवाल यही है, ये दाम गिरेंगे या फिर स्थिर रहेंगे?
या फिर अभी और भी उछाल इन दामों में देखने को मिलेगा? लोगों की तो यही उम्मीद है कि ये जितने जल्दी हो सके सोने के दाम प्रिया उतनी जल्दी गिरें और इतने बढ़े हुए दाम 1,50,000 के आसपास पहुंच रहा है सोना। मेकिंग चार्जेस वगैरह हम मिला देंगे और सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके बाद भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम आपको 10 ग्राम का प्राइस दिखा रहे हैं ये सिर्फ गोल्ड का प्राइस है। इसमें आपको GST भी पे करनी पड़ेगी, मेकिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो सोचिए कि 1,50,000 के आसपास ही और उससे ज़्यादा ही ये 10 ग्राम का आपका गोल्ड का जो भी आप ज्वेलरी लेते हैं वो आपको पड़ जाएगा। और इसीलिए लोग यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सोने के दाम है वो कम हो। हालांकि अभी ऐसी कोई जो रेट है वो फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं, स्थिरता एक देखने को मिल रही है। जो सोने के दाम हैं वो लगभग 1,50,000 के आसपास बने हुए हैं। चांदी की अगर हम बात करें तो 2,50,000 रुपए प्रति किलो है। चांदी ने भी एकदम उछाल मारी है, एकदम जंप मारा है प्रिया। चांदी जो 1 लाख के नीचे रहा करती थी और बहुत अफोर्डेबल हुआ करती थी सोने के मुकाबले लोगों के लिए खरीदना, लेकिन अब तो चांदी ने भी इतनी अपनी चमक बढ़ा ली है कि चांदी की चीज़ें भी खरीदना थोड़ा लोगों के लिए चिंता का विषय और सोच का विषय जरूर बन जाता है कि आखिर खरीदारी करें या ना करें। बिल्कुल दीपिका, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहे हैं और चांदी के दाम इतने शायद हमने कभी देखे नहीं होंगे। हालांकि सोने के भी दाम ये एकदम से ही इतने बड़े हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जैसे कि पिछले मैं दिनों की बात करूं, दिवाली धनतेरस से पहले की, तो इन दामों में केवल उछाल ही देखने को मिल रहा था। पर हाँ, धनतेरस के बाद से जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। दाम कभी गिर रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। और अब ये जो दाम है सीधे 1,49,000 के करीब पहुंच गए हैं। अब सवाल यही है कि ये जो दाम है ये 1 लाख के नीचे आएंगे या फिर, मुझे तो जिस तरीके से लग रहा है दीपिका, आज देखा जाए तो 1,49,000 हो गए। अगर ये दाम बढ़ते हैं तो अभी आने वाले समय में इनमें कितना और उछाल देखने को मिलेगा?